गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करें। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च, है ना। सामाजिक अनुसंधान के चरण पढ़ रहे थे। मैंने आपको टोटल 12 चरण बताए थे कि किस तरह से सामाजिक अनुसंधान जब प्रारंभ होता है तो स्टार्ट से लगाकर एंड तक सोशल रिसर्च में कैसे स्टेप बाय स्टेप सोशल रिसर्च को पूरा किया जाता है, या केवल सोशल नहीं, कोई भी रिसर्च हो, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च ही क्यों नहीं हो, वो स्टेप बाय स्टेप ही पूरा होता है। मतलब चरण दर चरण ही हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी घटना का अध्ययन करने के लिए या जब हम प्रारंभ करते हैं, जब भी हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं जब भी अनुसंधान को, तो उसके लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले आप किसको क्या अध्ययन करना चाहते हैं, किसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले समस्या का चयन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या का चयन, समस्या के चयन के बाद सेकेंड स्टेप आती है आपकी संबंधित साहित्य का अध्ययन। ठीक है, संबंधित साहित्य का अध्ययन मतलब जो टॉपिक, जो विषय, जो भी घटना आपने चुनी है कि हाँ मुझे इसका अध्ययन करना है, तो उस टॉपिक या उस घटना से रिलेटेड कुछ भी अगर ऐसी चीज है जो लिखी गई है, कोई भी ऐसी मैगजीन, न्यूज़पेपर या बुक है, या किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो जो भी लिखित साहित्य उपलब्ध है उन सब का अध्ययन करना आवश्यक है। जिससे क्या होगा, उन सब का अध्ययन करने से हमें होने वाली गलतियां या होने वाले जो हमारे सामने जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन सब का अनुभव हमको हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में मैंने आपको लिखवाया था इकाइयों का निर्धारण। तो तीसरे के अंदर लिख लिया था आपने या लिखना बाकी था? कितने पॉइंट लिख लिए थे? दो पॉइंट लिखवाए थे ना। थर्ड लिखिए इकाइयों का निर्धारण, और अपने माइक को म्यूट कीजिए। इकाइयों का निर्धारण, ठीक है। अब इकाइयों का निर्धारण कैसे, मतलब आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के बेस से आपकी इकाइयां होती हैं। आपका टॉपिक गरीब है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक है, किसी जाति विशेष का व्यक्ति है, तलाकशुदा व्यक्ति है, दहेज लेने वाली दहेज प्रताड़ित महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है, कौन है, तो वो इकाई आपको स्पष्ट करनी होती है कि आपकी इकाई क्या है। जब आप इकाइयों का निर्धारण कर लेते हैं कि हाँ हम वृद्धों की समस्याओं पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपकी इकाई कौन हुई? आपकी इकाई कौन हुई? अगर हम वृद्धों की समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो आपकी इकाई कौन होगा? वृद्ध लोग होंगे या महिला पुरुष होंगे? अरे मैं बोलती हूँ, समझ में आता है? हिंदी में बोल रही हूँ क्या उर्दू बोल रही हूँ? हिंदी बोल रही हूँ ना, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हमारा अनुसंधान जो है वो प्रारंभ हो चुका है, हमने हमारा टॉपिक डिसाइड कर लिया है, तो फिर उसकी यूनिट या जो इकाई है वो क्या होगी। अगर हमारा टॉपिक है गरीबों की समस्याएं, या हमारा टॉपिक है वृद्धों की समस्याएं, या हमारा टॉपिक है निर्धनता यानी कि गरीबी, या हमारी समस्या है तलाक, तो जो हमारी इकाई होगी वो क्या होगी? तो इकाई उससे रिलेटेड होगी। अगर आप वृद्धों की समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो आपकी इकाई वृद्ध होंगे, और वृद्ध में भी आपको ये स्पष्ट करना है कि आप कितने बुजुर्ग व्यक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आप 60 से 70 के अंदर कर रहे हैं या 70 से ऊपर के आयु वर्ग के कर रहे हैं। ठीक है, माइक किसका म्यूट नहीं है? क्लास डिस्टर्ब हो रही है, अपना माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, लिखे इसमें सामाजिक शोध का एक अन्य प्रमुख चरण, सामाजिक शोध का एक अन्य प्रमुख चरण शोध से संबंधित इकाइयों का निर्धारण करना होता है। शोध से संबंधित इकाइयों का निर्धारण करना होता है। इकाइयों का पूर्णतः स्पष्ट होना, इकाइयों का पूर्णतः स्पष्ट होना
आवश्यक होता है। इकाइयों का पूर्णतः स्पष्ट होना आवश्यक होता है। आवश्यक कैसे होता है? आप गरीब लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, आपकी इकाइयां होंगी गरीब, पर अगर आप ये सोचते हैं कि ये इकाई स्पष्ट हो, ठीक है, तो आपका पैमाना निर्धारित होना चाहिए कि आपकी नजर में गरीब कौन है, जो महीना 5,000 कमाते हैं वो, या जो महीना 500 रुपये कमाते हैं वो, ठीक है। तो वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और वही चीज आपको आपके अनुसंधान में नोटिस करनी है, लिखनी है, या आपके जो साथ में काम करने वाले उन लोगों को भी समझानी है कि गरीब इसलिए कौन से गरीब। इंडिया में 50,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति गरीब की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अगर आप वेस्टर्न सिटीज में जाएंगे, पश्चिमी समाजों में या पश्चिमी देशों में जाएंगे, तो वहां महीने का 50,000 कमाने वाला व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि वहां का लाइफस्टाइल इंडिया के लाइफस्टाइल से डिफरेंट है। तो गरीबी का पैमाना हर जगह अलग अलग है। शहर में महीने का 5,000 रुपया कम है, लेकिन गांव में महीने के 5,000 रुपये में चला लेते हैं लोग, चला लेते हैं ना, क्योंकि उनका खर्च उतना नहीं होता। आप बिजली का बिल ही 5,000 रुपये आ जाता है शहरों में, तो लेकिन गाँवों में इतना बिजली का बिल नहीं आता, तो गाँव में सर्वाइव करना मुश्किल नहीं होता। तो वही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो इकाई है वो स्पष्ट होनी चाहिए। अमीर व्यक्ति या प्रौढ़ व्यक्ति, युवा व्यक्ति, तो युवा इसलिए कौन सा युवा? आप 40 साल के व्यक्ति को भी ये कहेंगे कि तुम तो प्रौढ़ हो गए या तुम तो अब युवाओं की श्रेणी में नहीं आते हो, तो वो भड़क जाएगा। वो बोलेगा कि कौन कहता है मैं युवा की श्रेणी में नहीं आता, मेरी बाहरी व्यक्तित्व से मैं आपको कहां पर से युवा नहीं लगता। तो उस समय आप उससे बहस नहीं कर सकते। इसीलिए आप एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि 30 से 40 की उम्र का व्यक्ति या 40 से 50 की उम्र का व्यक्ति का ही अध्ययन करना है, या फिर हमें 50 से 1 लाख तक की आय वाले व्यक्ति का अध्ययन करना है। अगर आपका क्राइटेरिया पहले से फिक्स्ड होगा तो आपको अध्ययन में परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर तीसरा चरण ये होता है कि आपको अपनी इकाइयों का निर्धारण अच्छे से करना होता है। लिखिए इसे आगे। अध्ययन की इकाइयां ऐसी हो सकती हैं, अध्ययन की इकाइयां ऐसी हो सकती हैं जो सरल मालूम पड़े। सरल मालूम पड़े, ठीक है। जैसे निर्धन कृषक, जैसे निर्धन कृषक, श्रमिक, शिक्षित, शहरी, ग्रामीण आदि, ठीक है। इसे शोध कार्य के लिए वस्तुनिष्ठता आना आसान होता है। वस्तुनिष्ठता आना आसान होता है। क्लियर? यह है तीसरा चरण आपका इकाइयों का निर्धारण, ठीक है। आपने समस्या का चयन कर लिया, घटना का चयन या विषय का चयन कर लिया कि आपका टॉपिक क्या है। उसके बाद आपने टॉपिक से रिलेटेड अध्ययन कर लिया ताकि आपका सामान्य ज्ञान हो जाए, आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपने अंदर भी डाल लें और उसके बाद अध्ययन प्रारंभ करें। और फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका इकाइयों का निर्धारण कि आपने आपका घटना का चयन कर लिया, आप उस घटना या आप उस टॉपिक या उस विषय से संबंधित आपकी इकाई क्या होगी। जब इकाई का निर्धारण हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका प्राकल्पना का निर्माण यानी कि हाइपोथेसिस, ठीक है। प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ हाइपोथेसिस को। प्राकल्पना का मतलब होता है एक काम चलाऊ उपकल्पना या एक अनुमान। क्या होता है? अनुमान, कि शायद ऐसा है इसलिए ये हुआ है, ठीक है। शायद बढ़ती जनसंख्या ने गरीबी की रेखा को
पार किया है या बढ़ती जनसंख्या के कारण गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो इसके आगे शायद लगा है। अब जब आप रिसर्च पूरा कर लेंगे और आपके डेटा जो है वो हाइपोथेसिस के साथ मैच कर जाएंगे, तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो फैक्ट में या थ्योरी में, मतलब सिद्धांत में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद उसके आगे से शायद शब्द जो है वो कट जाएगा और आपका तथ्य बन जाएगा, एक फैक्ट बन जाएगा या एक नियम बन जाएगा कि बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी का कारण है या बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है। ठीक है, तो आपने अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला कि आज की वर्तमान की पश्चिमीकरण या ये कहें कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाने के कारण वृद्धों की समस्याओं में वृद्धि हुई है। ठीक है, चूंकि हमारा समाज जो है वो वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति से चलता है, तो वैदिक या भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना, वृद्ध लोगों की सेवा करना, इसे हमारा दायित्व या हमारा कर्तव्य माना जाता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर क्या कहता है? वेस्टर्न कल्चर में बच्चा जब खुद को संभालने लायक हो जाता है या यूं कहें कि 16-17 साल की उम्र में ही वो अपने परिवार से अलग हो जाता है और अपने हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना जीवन जीता है। ठीक है, तो ये जो 16-17 साल में ही जब वो लोग अलग हो जाते हैं तो उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो वृद्धाश्रम की व्यवस्था निकली है, वृद्धाश्रम निकले ना, वृद्धाश्रम शुरू कर दिए गए आजकल, ताकि वृद्ध लोग जो इधर उधर भटकते हैं, जिनको अपने परिवारजन निकाल देते हैं, वो वृद्ध वहां जाकर आसरा लेते हैं और अपना बाकी का जीवन वहां पर काटते हैं। तो ये वृद्धाश्रम की जो व्यवस्था चालू हुई है, ये उसके बाद से शुरू हुई है, जब से पश्चिमीकरण का युग हमारे देश में उसका पदार्पण हुआ, जब से भारतीय संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति का मिक्सचर हुआ, उसके बाद से वृद्धाश्रम की व्यवस्था आई है। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस है हमारी, ये हमारी प्राकल्पना है। जब तक हमने अध्ययन नहीं किया तब तक हम यही सोच रहे थे कि शायद इस वजह से ऐसा होता है, लेकिन जब हमने अध्ययन कर लिया और निष्कर्ष निकाल लिए और सारा का सारा डेटा इसी ओर इंगित कर रहा है कि हाँ, पश्चिमीकरण के कारण ही वृद्धों की समस्याओं में वृद्धि हुई है, तो अब ये आपका फैक्ट बन जाएगा और उसके आगे से शायद शब्द हट जाएगा। ठीक है, तो प्राकल्पना या हाइपोथेसिस क्या है? एक काम चलाऊ उपकल्पना या अनुमान है जो आपके अनुसंधान को आगे बढ़ाता है। लिखिए इसे। शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष बनाता है, एक सामान्य निष्कर्ष बनाता है जो उसके एक सामान्य निष्कर्ष बनाता है जो उसके शोध का आधार होता है, जो उसके शोध का आधार होता है। जो उसके शोध का आधार होता है। प्राकल्पना एक सामान्यीकरण है। प्राकल्पना एक सामान्यीकरण है। इसे एक प्रारंभिक विचार भी कहा जा सकता है। इसे एक प्रारंभिक विचार भी कहा जा सकता है। इसे एक प्रारंभिक विचार भी कहा जा सकता है। आगे लिखिए। प्राकल्पना शोधकर्ता के कार्य को प्राकल्पना शोधकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है। प्राकल्पना शोधकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है।
शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है, शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है एवं शोधकर्ता को इधर उधर भटकने से बचाती है, एवं शोधकर्ता को इधर उधर भटकने से बचाती है। ठीक है, चूंकि आपके पास एक लाइन है, एक सामान्यीकरण है, शायद ऐसा हो सकता है, तो आप उसके बेस से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जब आपको एक सहारा मिल जाता है तो आप आगे तक जा सकते हैं। लेकिन जब आपके सामने कुछ भी नहीं हो कि किस रास्ते पे जाना है, आपको बिल्कुल नहीं पता हो, तो आपके लिए चुनौतियां ज्यादा हो सकती हैं। तो उस समय ये एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। जैसे समुद्र में जहाज जाता है तो उसकी एक छोटी सी लाइट होती है ना, जो सबसे ऊपर की तरफ, उससे वो जहाज आगे बढ़ता है। ठीक है, वैसे ही ये एक प्रकाश का काम करती है, प्रकाश पुंज का काम करती है। तो हाइपोथेसिस के सहारे शोधकर्ता आगे बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि आपकी हाइपोथेसिस सही ही साबित हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी हाइपोथेसिस गलत साबित हो। ठीक है, कई बार हाइपोथेसिस सत्य सिद्ध होती है और कई बार हाइपोथेसिस सत्य सिद्ध नहीं होती हैं, लेकिन हाइपोथेसिस की महत्वता या उपयोगिता में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि हम उसी के सहारे अपना अनुसंधान आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट आपका प्राकल्पना के निर्माण के बाद में नेक्स्ट आता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अगला चरण है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। ठीक है, देखिए, शोध शुरू करने से पहले, रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी होता है कि आप अपना अध्ययन क्षेत्र निर्धारित कर लें। अब अध्ययन क्षेत्र यानी कि उसकी जनसंख्यात्मक, भौगोलिक, हर तरह की स्थितियों को फिक्स्ड कर दे कि हाँ, मुझे इतने क्षेत्र में अध्ययन करना है। क्लियर? या इतनी जनसंख्या का अध्ययन करना है। क्लियर? ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका पूरा मैनेजमेंट, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। अगर रूपरेखा सही नहीं है तो आप उस कार्य को कभी भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकते या उसका सफल संचालन नहीं किया जा सकता। छोटे से छोटा कार्यक्रम भी अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, छोटे से छोटा कार्यक्रम भी आप अगर अपने घर पर रखते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है आप सुबह से लेकर शाम तक में ऐसे बहुत सारी एक लिस्ट तैयार करते हैं, मैनेजमेंट का तैयार करते हैं कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। आप सभी के घर में शादी वगैरह तो होती है ना, सभी समाजों में होती है, तो आपके भी घर में होती ही होगी। और जब शादी होती है तो महीने भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और काम का बंटवारा शुरू हो जाता है। होता है ना कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, भाई डेकोरेशन का काम इसका है, किचन या जो रसोई आएंगे उनको संभालने का काम इसका है, और कपड़े वगैरह लाने उसका काम इनका है, बारात आएगी उसके स्वागत का, उनके ठहराने की व्यवस्था इनकी है। जब काम बांट दिया गया तो वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। एक ही इंसान के ऊपर अगर सारे काम डाल दोगे तो वो एक ही समय पर बहुत सारे काम नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि एक ही समय पर 5 काम हो तो इसके लिए आपको 5 लोग हायर करने पड़ेंगे, तो एक ही समय में 5 लोग से वो काम हो जाएगा। तो सेम एज अगर आप रिसर्च शुरू करते हैं तो रिसर्च स्टार्ट करने से पहले उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार कीजिए कि आपको इकाइयां क्या लेनी है, आपके अध्ययन क्षेत्र कौन सा होगा, आपके क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, आपको पूछना क्या क्या है, आपको जवाब क्या क्या चाहिए, और आपको जवाब कौन से वे में चाहिए। ठीक है, कौन से वे में चाहिए। जैसे मैं आपको जनरली अगर ये पूछूं, आप कहीं जा रहे हैं तो मुझे आपके साथ आना है, मुझे लिफ्ट चाहिए, और मैं अगर आपको पूछूं कि जा रहे हो क्या आए हो, तो सामने वाला होगा हाँ जा रहा हूं, ये करके अगर वो सामने वाला निकल जाए, मतलब आपकी बात को उसी वे में नहीं लिया गया। अगर उसी वे में लिया गया था जिस वे में आपने बात कही है, तो जैसे ही मैं कहूंगी कि आप जा रहे हो क्या, तो सामने वाला पूछेगा कि हाँ जा रहा हूं, क्यों, आपको आना है क्या, तो हाँ मेरे को आना है, यहाँ तक मुझे छोड़ दीजिए। तो ये क्या होगा कि जिस वे में आपने बात कही है, सामने वाले ने उसी वे में उस बात को लिया है। तो ये जरूरी होता है कि सामने वाला उसी वे में ले। इसके लिए जरूरी होता है कि आपका हर काम जो है वो परफेक्शन के साथ हो। उसके लिए पूरी एक योजना, एक प्लानिंग रेडी होती है, और जब आप योजना बनाकर तैयार रखते हैं तो आपका काम वैसा ही होता है जैसा आप चाहते हैं।
जिस वे में आप सामने वाले से सवाल पूछना चाहते हैं, आपके सवाल भी वैसे होने चाहिए ताकि आपको जवाब मिल सके। आप किसी क्षेत्र की साक्षरता की स्थिति जानना चाहते हैं, आप किसी क्षेत्र की महिलाओं की विचार जानना चाहते हैं, या आप किसी क्षेत्र में जो कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उसी वे में हो जिस वे में आप जानकारियां या तथ्य चाहते हैं। क्लियर? लिख लीजिए इसमें एक बार। शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य, शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की, शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कर लेना चाहिए, सीमाओं का निर्धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्षेत्रीय कार्य में लगे अन्वेषकों, ऐसा करने से क्षेत्रीय कार्य में लगे अन्वेषकों का ध्यान और प्रयत्न, क्षेत्रीय कार्य में लगे अन्वेषकों का ध्यान एवं प्रयत्न उसी निश्चित सीमा में सीमित रहे। अध्ययन क्षेत्र न तो बहुत बड़ा होना चाहिए, अध्ययन क्षेत्र न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखिए, सूचनादाताओं का चुनाव। ठीक है, सूचनादाता यानी सूचना देने वाले। आपने पहले सब्जेक्ट चुना, फिर उससे रिलेटेड साहित्य का अध्ययन किया, उस संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के बाद आपने इकाइयों का निर्धारण किया कि आपकी इकाइयां कौन सी होंगी। ठीक है, इकाइयों के निर्धारण के बाद आपने प्राकल्पना का निर्माण किया, प्राकल्पना का निर्माण के बाद में आपने अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया कि आपका अध्ययन क्षेत्र कितना है। अब आप सूचनादाताओं का चुनाव कर रहे हैं। आपने इकाइयां चुनी, गरीब, निर्धन लोग, वृद्ध लोग, युवा लोग, प्रौढ़ लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, या मुस्लिम संप्रदाय के लोग, या ब्राह्मण समुदाय के लोग, या जैन धर्म के लोग, आपका चुनाव हो गया। या फिर महिलाएं, बच्चे, जो भी आपकी इकाई थी, श्रमिक, मजदूर, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी। आप वकीलों का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपकी इकाई कौन होंगे? वकील। आप डॉक्टरों की समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपकी इकाई कौन होगी? डॉक्टर्स। अगर आप ह्यूमन राइट से रिलेटेड अध्ययन कर रहे हैं तो उनसे प्रताड़ित जो लोग हैं वो आपकी अध्ययन की इकाइयां होंगे। अब आपने इकाइयों का चयन तो कर लिया कि गरीब लोग। अब गरीब तो पूरी इंडिया में कितने गरीब हैं? बहुत सारे गरीब हैं, है ना। मान लीजिए आपने अपना अध्ययन क्षेत्र चुन लिया कि मुझे तो मेरे गांव के गरीबों का अध्ययन करना है, तो गांव में भी मान लीजिए आपके गांव में 5,000 है, 5,000 की जनसंख्या में से 3,000 लोग तो गरीब की श्रेणी में आते हैं। अब पूरे 3,000 लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सूचनादाताओं का चुनाव करना होता है।
सूचनादाता यानी उन 3000 लोगों में से आपको कोई 300 लोग चुनने हैं जो आपके उद्देश्य की पूर्ति करते हो, जो आपकी बात समझ सकते हो और जो आप जो पूछें उसका जवाब दे सकते हो। तो उन 300 लोगों का चुनाव आप करेंगे कैसे? निदर्शन पद्धति से। निदर्शन की पद्धति, प्रतिचयन विधि, सैंपलिंग मेथड जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, समग्र में से कुछ को प्रतिनिधित्व के रूप में चुनना, उनका परीक्षण करना और जो निष्कर्ष निकलता है वो समग्र पर लागू करना। ठीक है, तो इन 3000 लोगों में से आपको कोई 300 लोग चुनने हैं। आप रैंडमली कोई भी 300 लोग चुन सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन हो या कोई विशेषीकरण हो उन लोगों के साथ में, नहीं, केवल आपको 300 लोग चाहिए। आप लॉटरी पद्धति अपना सकते हैं, कार्ड पद्धति अपना सकते हैं, टिपेट प्रणाली अपना सकते हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि निदर्शन भी किस तरह से होता है। देव निदर्शन होता है, आपने वो लॉटरी निकाल के देखी, इतने बड़े बाउल, इतना बड़ा बाउल लेते हैं, बाउल के अंदर सबके नाम लिख के डाल देते हैं और बोलते हैं कि लॉटरी का टिकट जिसका निकलेगा, तो जिसका निकलेगा 3 लोग निकालते हैं, वो 3 लोग लॉटरी जीते, जो भी नंबर उसमें आया, जो भी नाम लिखा हुआ है, वो 3 व्यक्ति जीते। वो क्या है? लॉटरी विधि। सेम एज आपको इतना बड़ा बाउल लेके उसमें 3000 लोगों के नाम डालने हैं, उनमें से कोई भी 300 नाम निकाल देने हैं। अगर आप चाहें ऐसे नहीं करना चाहते तो 1 से 100 तक की गिनती में जितना नंबर आता है, ऐसे 5वां नंबर है, 15वां नंबर है, 25वां नंबर है, 35वां नंबर है, 45 नंबर है, इस नंबर वाले जितने लोग हैं आप उनको चुन लोगे। कार्ड प्रणाली होती है, उसके बेस पर भी आप चुन सकते हैं। आपके सामने पूरी जनगणना रिपोर्ट आती है ना, आपकी जनसंख्या की जितनी पूरी जनगणना रिपोर्ट आपके सामने आएगी, जिसके अंदर आपके पूरे 5000 लोगों के परिवार होंगे। उन 5000 लोगों में से आपको 4000 गरीब भी दिख जाएंगे, उन 4000 में से आपको वो 3000 भी दिख जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे रखते हैं। उन 3000 लोगों में से आपको 300 लोग चुनने हैं, तो आप रैंडमली ऐसे गोला करते हुए 300 लोग भी चुन सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बस आपको वो 300 लोग चाहिए। क्लियर? आगे समझ में? तो ये होता है सूचनादाताओं का चुनाव। लिखिए इसमें, इस विधि द्वारा सूचनादाताओं का चयन शोध हेतु किया जाता है। इस विधि द्वारा सूचनादाताओं का चयन शोध हेतु किया जाता है। इसे निदर्शन विधि कहते हैं। इसे निदर्शन विधि कहते हैं। शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क करना संभव नहीं है। सभी इकाइयों से संपर्क करना संभव नहीं है। अतः निदर्शन पद्धति द्वारा समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का चुनाव शोधकर्ता मनमाने ढंग से कर सकता है। कुछ इकाइयों का चुनाव शोधकर्ता मनमाने ढंग से कर सकता है। ताकि सूचनादाताओं से
पर्याप्त जानकारी, सूचनादाताओं से पर्याप्त जानकारी हासिल की जा सके, सूचनादाताओं से पर्याप्त जानकारी हासिल की जा सके। ठीक है, यह है सूचनादाताओं का चुनाव। अगला चरण लिखिए, सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों, सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण, अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण। ठीक है, अब देखिए सूचना के स्रोत क्या क्या हैं। आप जब अनुसंधान करते हैं, आप तथ्यों का संकलन करते हैं, तो आपके सूचनादाता कौन से हैं, ये आपने जब चयन कर लिया। अब सूचना के स्रोत क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, आप कहाँ से सूचना एकत्रित करेंगे। जब आप ये चयन करते हैं कि ये 50 लोग मेरे सूचनादाता हैं, इन 50 लोगों से पूछकर मुझे अध्ययन करना है। ठीक है, अब उसके लिए आप उपकरण क्या लेंगे। ऐसे डायरेक्ट जाके खड़े हो जाएंगे कि हाँ हम इस पे अनुसंधान कर रहे हैं, तो हमको ये चीजें बता दीजिए, तो क्या वो तुम उसको अलग से तनख्वाह देते हो जो वो तुमको तुरंत के तुरंत बता देगा? नहीं बताएगा ना। हर चीज का एक तरीका होता है, तो इसका भी एक तरीका है। आपके कुछ उपकरण होंगे, कुछ प्रविधियां होंगी, उन प्रविधियों के माध्यम से आप सूचनादाता से निकलवाएंगे। प्रविधियां इसीलिए, जैसे इंटरव्यू, साक्षात्कार सुना है ना आपने, इंटरव्यू लेते हैं जब हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं, वहां पर हमारा इंटरव्यू होता है। उसके बाद वो हमसे जानकारी लेने के बाद वो हमारे अंदर की खूबियां या हमारी क्वालिटीज को देखने के बाद चुनते हैं कि क्या वो हमें नौकरी पर रखेंगे या नहीं रखेंगे। सेम एज यहाँ पर भी हम सूचनादाता से इंटरव्यू ले सकते हैं, हमारे विषय से संबंधित सवाल उससे पूछकर उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रश्नावली यानी प्रश्नों की एक सूची बनाकर उसे भेज दीजिए कि आप ये प्रश्नों की सूची भर के हमको भेज देना। आप अनुसूची कर सकते हैं। अनुसूची यानी प्रश्नों की एक सूची होती है, उसमें भी प्रश्नों की एक सूची होती है, लेकिन अनुसूची में प्रश्नों की उस सूची में आप सवाल सूचनादाता से पूछते जाएंगे और उसके जवाब उसके अंदर लिखते जाएंगे, ये होती है अनुसूची। तो ये सब हैं उपकरण। प्लस स्रोत भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, जब हम तथ्यों को हासिल करते हैं तो दो स्रोत होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत कौन से, जिसे प्रथम बार आपने स्वयं काम में लिया या आप स्वयं उससे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। द्वितीयक स्रोत वो हैं जो लिखे हुए हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं और उनको पढ़कर आप अपने अंदर उसका कलेक्शन कर रहे हैं, वो कहलाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज या द्वितीयक स्रोत। ठीक है, आप खुद क्वेश्चन पूछ के अपनी आंखों से देखकर किसी घटना का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सब प्राथमिक स्रोतों में आएगा। लेकिन अगर आप किसी किताब से देखकर, किसी मैगजीन से देखकर, सिक्कों पे, ताम्रपत्र, शिलालेख, देखा होगा ना आपने, पत्थरों पर भी कहीं कुछ लिखा हुआ होता है कि किस सन में बना है, कब बना है, किसने बनाया। आप विभिन्न किले, स्मारक, अगर उन लोग उन सारी चीजों को देखते हैं तो उन सब के ऊपर उत्कीर्ण होता है, उन सब पे लिखा हुआ होता है कि ये किस सन में किस विद्वान ने कब बनवाया था, किस राजा के हाथों का बनाया हुआ है, कितने साल पुराना, ये सारी चीजें उस पर लिखी हुई होती है ना। तो ये जो चीज है, अगर हम उन आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, मींस हम सेकेंडरी डेटा ले रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम खुद अपने हिसाब से सर्च करके लेके आते हैं, हम खुद पता लगाते हैं, तो वो प्राइमरी सोर्सेज या प्राथमिक तथ्य के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो जब हम अनुसंधान प्रारंभ करते हैं, तो जब हमारे सूचनादाताओं का चुनाव हो गया, उसके बाद हम सूचना के स्रोतों का चयन करेंगे कि हमको प्राइमरी डेटा से डेटा कलेक्शन करना है या सेकेंडरी से कलेक्शन करना है। वो फिर जो जो प्रविधियां हम काम में लेंगे, उन सब का पहले परीक्षण कर लेंगे, उन सब का निर्धारण कर लेंगे कि ये कौन कौन सी प्रविधियां हैं जिनको हमको काम में लेना है। ठीक है, लिखिए इसे। प्राकल्पना की जांच करने, प्राकल्पना की जांच करने एवं सत्यता का पता लगाने के लिए, प्राकल्पना की जांच करने एवं सत्यता का पता लगाने के लिए
सूचनाएं संकलित करना आवश्यक होता है, सूचनाएं संकलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, यह पता लगाना होता है, यह पता लगाना होता है कि सूचना प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। यह पता लगाना होता है कि सूचना प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोतों का पता लगाने के पश्चात, स्रोतों का पता लगाने के पश्चात उपकरणों व प्रविधियों का चुनाव किया जाता है, उपकरणों व प्रविधियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, यह आपका सूचना के स्रोत एवं अध्ययन के उपकरणों का संकलन। ठीक है, नेक्स्ट आपके 4-5 चरण और हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? आ गया समझ में? क्लास फिनिश करें? चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके।